नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण में सांस्कृतिक पर्यावरण का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी चीज़ें और सेकेंड पार्ट में बाकी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें से हमारा क्षेत्रीय चित्रकला होगी। क्षेत्रीय चित्रकलाओं के बारे में पढ़ेंगे और त्यौहार एवं मेले के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्षेत्रीय चित्रकला के बारे में। क्षेत्रीय चित्रकलाएँ कौन कौन सी हैं और कहाँ पे हैं, उनकी क्या विशेषता है, ये हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आते हम लोग सबसे पहली क्षेत्रीय चित्रकला। इम्पॉर्टेंट दोस्तों हैं ये सभी चित्रकलाएँ, अक्सर एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। कहाँ की चित्रकलाएँ हैं, क्या हैं इनकी विशेषता, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहली है हमारी मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग है सबसे पहली। तो इसमें देखते हैं ये हमारी मधुबनी पेंटिंग जो है ये किस राज्य से बिलोंग करती है, किस राज्य की है। तो ये हमारी बिहार राज्य की है। कौन से राज्य की? बिहार राज्य की है मधुबनी पेंटिंग। इसके विशेष की बात करते हैं, इसके विशेष बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। इसकी जननी की बात करते हैं तो इसकी जननी हमारी सीता माता जी हैं। सीता जी इसकी जननी हैं। मधुबनी पेंटिंग की भित्ति चित्रकला है यह जो है हमारी, ये हमारी वॉल पेंटिंग है। यह चित्रकला जो है हमारी वॉल पेंटिंग है दोस्तों, यानी भित्ति चित्रकला है हमारी। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी इसमें जो है, ये हमारी पेंटिंग जो है इसमें हमें प्राकृतिक यानी नेचुरल कलर जो है हमारे, उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें नेचुरल कलर का मतलब क्या होता है दोस्तों? पत्तियों को ले लिया, उनका रंग ले लिया, फूल ले लिए पीले तो उनके पीला रंग वो हो गया। तो इस तरह से इन रंगों का यूज किया जाता है दोस्तों। तो ये हमारी भित्ति चित्रकला है यानी वॉल पेंटिंग है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वॉल पेंटिंग कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग एक तरह की वॉल पेंटिंग है, याद रखेंगे। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। इसके बाद इसमें पशु पक्षी, फूल पत्ती, मानव चित्रण की प्रधानता होती है। क्या क्या? पशु पक्षी, फूल पत्ती तथा मानव चित्रण की प्रधानता होती है। मतलब पशु पक्षियों का चित्रण किया जाता है, फूल पत्तियों का चित्रण किया जाता है तथा मानव का भी चित्रण इस पेंटिंग के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, इसकी एक और मुख्य विशेषता है, उसको भी याद रखेंगे, इसको जरूर याद रखेंगे कि रेल मंत्रालय द्वारा इस पेंटिंग को आधिकारिक मान्यता दी गई है। यानी रेल मंत्रालय द्वारा इस पेंटिंग को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है। दोस्तों, रेल मंत्रालय द्वारा इस प्रदान की गई है तो रेलवे में इसकी पेंटिंग जरूर होगी दोस्तों। हम लोग देखते हैं कि किसी रेलवे स्टेशन या रेल गाड़ी में ही देख लेंगे तो इसकी पेंटिंग जरूर आपको मिल जाएगी। मधुबनी पेंटिंग आपको जरूर मिल जाएगी देखने को। तो ये हुई हमारी मधुबनी पेंटिंग और उसकी विशेषताएँ। ये हमारी बिहार राज्य से, उसकी विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ ली। एक तरह की वॉल पेंटिंग है दोस्तों। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है इसमें, जरूर याद रखेंगे। रेल मंत्रालय द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। अब आगे आती दोस्तों किशनगढ़ी पेंटिंग। कौन सी? किशनगढ़ी पेंटिंग। अभी किशनगढ़ी पेंटिंग की बात करें तो किशनगढ़ी पेंटिंग हमारे राजस्थान राज्य से है। राजस्थान राज्य की पेंटिंग हमारी किशनगढ़ी पेंटिंग है दोस्तों। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, इसकी विशेष पॉइंटों की बात करते हैं तो यह एक धार्मिक चित्रकला से संबंधित है दोस्तों। धार्मिक चित्रकला से संबंधित पेंटिंग है हमारी ये किशनगढ़ी पेंटिंग, यानी किशनगढ़ी चित्रकला जो है हमारी धार्मिक चित्रकला है। इसमें राधा तथा कृष्ण के चित्रों की प्रधानता होती है। कौन कौन से? राधा तथा कृष्ण के चित्रों की प्रधानता होती है दोस्तों। किशनगढ़ी पेंटिंग में राधा और कृष्ण के चित्रों की अधिक प्रधानता होती है। इसमें राधा और कृष्ण के चित्र ज़्यादा बनाए जाते हैं। इसमें नाक लंबी व आँख बड़ी बनाई जाती है। नाक लंबी हम लोग देखते हैं दोस्तों, कहीं कहीं पेंटिंग होती है तो वहाँ पे जो कोई होगा उसमें नाक लंबी होगी, कि मनुष्य की नाक लंबी होगी और आँखें बड़ी बड़ी बनाई जाएंगी। तो उसकी यही विशेषता है किशनगढ़ी पेंटिंग की, जिसमें नाक लंबी होगी और आँख बड़ी बनाई जाएगी। तो ये हो गई किशनगढ़ी पेंटिंग दोस्तों। इसमें याद क्या रखेंगे? राजस्थान की है और ये धार्मिक चित्रकला है, राधा कृष्ण से संबंधित है और नाक लंबी और आँख बड़ी प्रयोग की जाती है, इसमें बनाई जाती है। अब इसके आगे आते हैं दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट, यानी फड़ चित्रण। ये भी हमारी किस राज्य से है दोस्तों? राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान राज्य की चित्रकला है दोस्तों फड़ चित्रण। ये भी हमारी धार्मिक चित्रकला से संबंधित है दोस्तों। धार्मिक चित्रकला राजस्थान में ज़्यादा है।
ये हमारे फड़ चित्रण भी हो गई, और इसके पहले भी किशनगढ़ी पेंटिंग पड़ी, वो भी हमारी राजस्थान की धार्मिक चित्रकला से संबंधित थी। इसमें स्थानीय देवी देवताओं की प्रधानता होती है। इसमें स्थानीय देवी देवताओं की प्रधानता होती, मतलब इस पेंटिंग का प्रयोग कई स्थानों पर अपने देवी देवताओं के चित्रण में किया जाता है। फड़ चित्रण जो होती है अपने स्थानीय देवी देवताओं की चित्रण में किया जाता है। इस कला का निर्माण जो है फड़, यानी फड़ का मतलब होता है दोस्तों कपड़े के टुकड़े पर किया जाता है। इस चित्रण का प्रयोग, इस कला का निर्माण, फड़ चित्रण जो है वो कपड़े के टुकड़े पर किया जाता है। फड़ का मतलब ही होता है कपड़े का टुकड़ा, तो कपड़े पर टुकड़े का करे जाने वाली जो चित्रण है वो हमारी फड़ चित्रण। दोस्तों सीटेट में अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी फड़ चित्रण की विशेषताएं दे दी गई चारों, यानी 4 पॉइंट विशेषताओं से दे दिए गए, उसमें पूछे गए कौन सी विशेषता सही है कौन सी नहीं सही है। तो ये वहाँ पे आ सकता है, फड़ का मतलब पूछ सकता है कपड़े के टुकड़े, उसमें पूछ सकता है ये पेंटिंग किस में की जाती है, तो ये पेंटिंग कपड़े के टुकड़ों पर की जाती है, और ये देवी देवताओं की प्रधानता हो इसमें होती है। धार्मिक चित्रकला तो है ही दोस्तों। तो ये हो गई हमारी फड़ चित्रण जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। अब आगे आते हैं दोस्तों मिनिएचर। मिनिएचर भी हमारी कहाँ से संबंधित है दोस्तों, राजस्थान राज्य से संबंधित है। मिनिएचर चित्रकला भी राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसका संबंध देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के जयपुर से है दोस्तों। राजस्थान के जयपुर से मिनिएचर चित्रकला का संबंध है। मुगल चित्रकला तथा राजपूत चित्रकला, मुगल चित्रकला और राजपूत चित्रकला का इसमें मिश्रण होता है दोस्तों। मुगलों की चित्रकला और राजपूत चित्रकला, मतलब मुगलों की इसमें चित्रकारी की जाती है, और राजपूत जो वंश था उनके जो अधिकारी थे, यानी जो उनके प्रमुख पुरुष थे, उनका चित्रकारी की जाती है इसमें मिनिएचर में। यानी मुगल चित्रकला और राजपूत चित्रकला का मिश्रण होती है ये मिनिएचर चित्रकला। इसका संबंध आम जनजीवन से है। इसका संबंध जो है मिनिएचर चित्रकला का आम जनजीवन से, कोई देवी देवताओं से नहीं है, आम जनजीवन से संबंधित है ये मिनिएचर चित्रकला। अब इसके आगे आते हैं दोस्तों, प्राकृतिक चित्रण से भी संबंधित है दोस्तों। आम जनजीवन से तो संबंधित है ही, और ये प्राकृतिक चित्रण से भी संबंधित है, मतलब प्राकृतिक चित्रण भी इसमें किया जाता है, प्रकृति के बारे में भी इसमें दर्शाया जाता है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी मिनिएचर चित्रकला जो कि राजस्थान से भी है। तो दोस्तों हम लोगों ने राजस्थान से कौन कौन सी पढ़ी, किशनगढ़ी, फड़ चित्रण और मिनिएचर, ये हमारी राजस्थान से संबंधित हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों, हमारी चित्रकला है बराली चित्रकला। बराली पेंटिंग की बात करें तो हमारे जो इसका राज्य संबंधित है वो है महाराष्ट्र, यानी बराली चित्रण महाराष्ट्र की चित्रकारी है दोस्तों। और यह एक जनजाति पेंटिंग है, माने जनजाति पेंटिंग का मतलब हुआ इसमें जनजातियों द्वारा पेंटिंग की जाती है, यानी जनजाति पेंटिंग दर्शाई जाती है इसमें दोस्तों, जनजातियों द्वारा पेंटिंग की जाती है बराली पेंटिंग। और इसका संबंध की बात करते हैं दोस्तों, तो यह बेड शीट व पर्दे से संबंधित है। बेड शीट व पर्दे पर यह पेंटिंग की जाती है दोस्तों। उदाहरण में देख लेते हैं कैसे की जाती है दोस्तों, ऐसे गोल 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 घुमा के इस तरह से हम लोग पेंटिंग अक्सर बेड शीट वगैरह या किसी पर्दे पर या किसी पिलो कवर पर इनमें देखते हैं, तो हम लोग इसी तरह की चित्रण दिखाई देती है, तो वो हमारी वराली चित्रण है, यानी वराली पेंटिंग है जो महाराष्ट्र की है, और जनजाति पेंटिंग इसको कहा जाता है, जनजातियों द्वारा ये पेंटिंग की जाती है। अब आगे आते हैं दोस्तों, गोंड चित्रकला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गोंड चित्रकला, गोंड कहाँ से संबंधित है दोस्तों, यह चित्रकला हमारी मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से गोंड चित्रकला संबंधित है, और यह भी हमारी जनजाति चित्रकला है। जो हमारी वराली भी थी और ये गोंड चित्रकला, ये भी हमारी जनजाति चित्रकला है। इसमें पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों के चित्रण होते हैं दोस्तों। इसमें पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों के चित्रण होता है गोंड चित्रकला में। इसमें गहरे रंग का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखेंगे गोंड चित्रकला में हमारे। अब गोंड से कैसे याद रखेंगे गहरे रंग का, गोंड से गोड़ 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 कर चित्रकारी की जाती। गोड़ का मतलब गहरे रंगों से, मतलब गोड़ गोड़ कर मतलब गहरे रंगों से, इस तरह से याद रखेंगे गोंड चित्रकला को दोस्तों। तो यह हमारी मध्य प्रदेश की है, जनजाति चित्रकला है दोस्तों। इसमें पशु पक्षी और पेड़ पौधों का चित्रण होता है और गहरे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई हमारी गोंड चित्रकला। अब आगे आते हैं कलमकारी दोस्तों, बहुत ही फेमस है दोस्तों कलमकारी।
तो यह हमारी कहाँ की है दोस्तों, ये हमारी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों जगह कलमकारी चित्रण किया जाता है। इसका संबंध साड़ियों पर चित्रण से है दोस्तों। कलमकारी साड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही महंगे दामों में बिकती हैं। तो ये कलमकारी की हुई साड़ियाँ हमारी साड़ियों पर ही की जाती है, कलमकारी जो चित्रण है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों काली घाट चित्रण। काली घाट हमारा संबंधित है दोस्तों कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। किस राज्य से, पश्चिम बंगाल से काली घाट चित्रण संबंधित है। काली घाट चित्रण का प्रयोग पश्चिम बंगाल में किया जाता है। यह आम जनजीवन से संबंधित है दोस्तों, आम जनजीवन से इसका संबंध रखता है, ये भी याद रखेंगे। मानव तथा पशु चित्रण का मिश्रित रूप होता है, इसमें मानव और पशुओं दोनों का मिश्रित रूप दर्शाया जाता है इस काली घाट चित्रण में। अनेक प्रकार के मानव और पशुओं, सभी प्रकार के पशुओं का चित्रण इस काली घाट पेंटिंग में किया जाता है, दोनों का मिश्रण होता है। अब आगे आते हैं दोस्तों, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है चित्रकारी यानी चित्रकला, थारू चित्रकला। दोस्तों थारू हमारी जनजाति भी है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और इसकी एक विशेषता है थारू जनजाति की दोस्तों कि यह जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है जनजाति। दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति मनाती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो यह हमारी उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति है जो इसको शोक के रूप में दीपावली को मनाती है। अब इसके बारे में चित्रकला के बारे में पढ़ लें। थारू चित्रकला क्या है, ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित, हमने अभी बताया कि यह थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश की यह जनजाति चित्रकला भी हो जाएगी। और यह एक जनजाति चित्रकला, दोस्तों हमने बताया कि थारू एक जनजाति है, तो यह हमारी जनजाति चित्रकला भी है दोस्तों, यह याद रखेंगे। इसका संबंध काष्ठ कलाकृति से होता है। काष्ठ कलाकृति का मतलब हुआ दोस्तों कि जो काठे यानी लकड़ी पर जो चित्रकारी की जाती है वो हमारी थारू चित्रकारी है, यानी थारू चित्रकला है। तो यह संबंध काष्ठ कलाकृति से, लकड़ी से अनेक प्रकार की चित्रकलाएँ की जाती हैं, तो वो हमारी हो गई थारू चित्रकला। तो इस चित्रकला का लखीमपुर खीरी का एक जिला एक उत्पाद घोषित किया गया है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या 2019 की बात करें तो यह जो चित्रकारी है, जो यह चित्रकला है जो हमारी लखीमपुर खीरी का एक जिला एक उत्पाद घोषित किया गया है दोस्तों। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में इस चित्रकला को लखीमपुर खीरी का घोषित किया गया है। वहीं यहाँ जनजाति पाई जाती दोस्तों। तो ये हो गई हमारी थारू चित्रकला भी दोस्तों। तो यहाँ से हमारी जो क्षेत्रीय चित्रकलाएँ हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय चित्रकलाएँ जिनसे क्वेश्चन बनते हैं अक्सर एग्जाम्स में, वो ख़त्म होती हैं। अब हम लोग आते हैं त्यौहार तथा मेले के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो त्यौहार कहाँ कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, इनके बारे में, उनकी विशेषता जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा बहुत ही फेमस त्यौहार है दोस्तों। इसको अब तो लगभग सभी राज्यों में इसका बहुत ही महत्व हो गया है, लेकिन इसका मेन महत्व जो छठ पूजा है वो हमारी बिहार राज्य से रिलेटेड है। जो छठ पूजा हमारी है, जो त्यौहार छठ पूजा का है वो बिहार राज्य का त्यौहार है दोस्तों। वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है यह त्यौहार। और इसका विशेषता देख लें तो छठ पूजा का संबंध सूर्य से तथा पुत्रों की दीर्घायु से होता है दोस्तों। तो छठ पूजा के बारे में थोड़ा आप बता देते हैं आपको कि इसमें महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए और सूर्य की पूजा करने के लिए किसी नदी या नहर के पास जाकर अपने सूर्य के दर्शन करती हैं, उसी पानी में डूबकर उसी में स्नान करती हैं, वहीं से अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करती हैं। तो ये हो गई छठ पूजा का संबंध। देखते हैं तो सूर्य और पुत्रों की दीर्घायु से हो गया। तो ये हो गई हमारी छठ पूजा दोस्तों, जो हमारी बिहार राज्य से बिलोंग करती है। इसके बाद आती है गंगा सागर त्यौहार। तो गंगा सागर त्यौहार की बात करते हुए हमारा है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल में त्यौहार मनाया जाता है। या मेला बात करें गंगा सागर तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। यह मेला जो है गंगा सागर वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो कुंभ के बाद सर्वाधिक जनसंख्या को आकर्षित करने वाला यह मेला माना गया दोस्तों। कुंभ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आती है कुंभ मेले में, उसके बाद गंगा सागर मेला की बात आती है जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे इससे ज़्यादा जनसंख्या आती है कुंभ मेले के बाद। अब इसके बाद आते हैं हम लोग हेमी गोम्फा मेला। हेमी गोम्फा मेला की बात करें तो ये इसकी स्थिति है लेह या लद्दाख में। लेह लद्दाख में इसकी स्थिति है हेमी गोम्फा मेला, जो लेह लद्दाख में लगता है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है दोस्तों। इसका संबंध की बात करते हैं तो इसका संबंध हमारा बौद्ध धर्म से है।
हेमी गुम्फा मेला पूछा जा सकता है, इस हेमी गुम्फा मेला का संबंध किस धर्म से है? तो होगा हमारा बौद्ध धर्म से। और कहाँ पर है? लेह और लद्दाख में मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों लोसर मेले की बात करेंगे। लोसर ये भी हमारा हेमी गुम्फा की तरह लेह लद्दाख में मनाया जाता है। हेमी गुम्फा भी हमारा लेह लद्दाख में, लोसर भी लेह लद्दाख में मनाया जाता है। अगर इसके विशेष की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विशेष है इसका कि नया वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। जब नया वर्ष आता है तो लोसर मेला मनाया जाता है लेह व लद्दाख में। अब आगे आते हैं अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची ये कामाख्या मंदिर आशोम में मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर में यह त्यौहार यानी यह मेला मनाया जाता है आशोम के कामाख्या मंदिर में, अम्बुबाची। हॉर्नबिल की बात करते हैं तो यह हमारा नागालैंड में मनाया जाता है। इसको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताते हैं दोस्तों कि हॉर्नबिल और नागालैंड से हम लोग नाग ले लेंगे और हॉर्नबिल से हम लोग देखते हैं हॉर्न बजाया तो नाग बिल में घुस गया। हमने हॉर्न बजाया तो नाग बिल में घुस गया। इससे याद रखेंगे हॉर्नबिल जो मेला है वो नागालैंड यानी नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल की स्थिति हो गई नागालैंड। अब बगावल मेले की बात करेंगे, ये भी फेमस है दोस्तों। बगावल मेला उत्तराखंड में मनाया जाता है, हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है बगावल मेला। इसमें एक दूसरे से पर फलों को फेंका जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा त्यौहार या मेला है जिसमें एक दूसरे पर फलों को फेंका जाता है? तो हमारा है बगावल मेला है जो उसमें एक दूसरे पर फलों को फेंका जाता है। ऐसे त्यौहार ही मनाया जाता है, उत्तराखंड का त्यौहार है, ये याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं हम लोग रथ यात्रा देखते हैं। रथ यात्रा बहुत ही फेमस ये भी है दोस्तों। रथ यात्रा हमारी कहाँ पे होती है? तो इसकी स्थिति की बात करें तो ये पुरी यानी उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है ये रथ यात्रा त्यौहार यानी मेला। इसमें कृष्ण बलराम सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में कृष्ण बलराम और सुभद्रा की मूर्तियाँ होती हैं, यानी उनका चित्रण होता है और या मान लें उनकी मूर्ति, उनकी पूजा की जाती है। उन्हीं की रथ यात्रा होती है दोस्तों। किसकी? कृष्ण बलराम और सुभद्रा की। इसका नोट पॉइंट याद रखेंगे, जगन्नाथपुरी मंदिर का प्रसाद। पुरी जो है हमारा उड़ीसा के जो पुरी में है जगन्नाथ मंदिर, उसके प्रसाद की बात करते हैं, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इसका प्रसाद जो है सफ़ेद छेना यानी रसगुल्ला है। उड़ीसा को छेना का जीआई टैग भी मिला है दोस्तों, याद रखेंगे। उड़ीसा को छेना का जीआई टैग भी मिला है, जो कि सफ़ेद छेना हमारा यानी रसगुल्ला जो है, सफ़ेद छेना जो है जगन्नाथपुरी का प्रसाद भी माना जाता है। वहाँ पे प्रसाद के रूप में सफ़ेद छेना मिलता है। तो ये हो गई रथ यात्रा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम लोग जलीकट्टू। बहुत ही फेमस है, इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है दोस्तों। आने वाले एग्जाम्स में बन भी चुके हैं इससे क्वेश्चन। जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू त्यौहार है दोस्तों। जलीकट्टू की स्थिति की बात करते हुए मदुरई में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मदुरई में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों? पोंगल के अवसर पर आयोजित किया जाता है। पोंगल कब मनाया जाता है दोस्तों? जब हम लोग उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, तो वहाँ पे तमिलनाडु में पोंगल के अवसर को मनाया जाता है। पोंगल के रूप में वही त्यौहार मनाया जाता है। तो पोंगल के अवसर पर आयोजित किया जाता है जलीकट्टू त्यौहार। तो जलीकट्टू में होता क्या है? इसमें सांडों से लड़ाई होती है दोस्तों, सांडों से लड़ाई होती है। जलीकट्टू में सांडों से लड़ाई होती है। आदमी और यानी मनुष्य और सांड एक दूसरे से लड़ाई करते हैं दोस्तों, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। सांड से और मनुष्य से लड़ाई होती है, ये याद रखेंगे। जलीकट्टू कहाँ से है? तमिलनाडु के मदुरई से। ये पोंगल के अवसर पर मनाई जाती है, मकर संक्रांति के दिन। इसमें सांडों से लड़ाई होती है, यानी मनुष्य और सांड से लड़ाई होती है। और इसको समाप्त करने के लिए बनाई गई संस्था, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग संस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। उसमें से हम लोगों ने पढ़ा था पेट्टा पढ़ा था हमने, पेटा पढ़ा था, PETA। तो ये हमारी ऐसी संस्था है जो जलीकट्टू को समाप्त करने के लिए बनाई गई है। ये पशुओं को संरक्षण के लिए संस्था बनाई गई है। अब इससे आगे आते हैं, जलीकट्टू को पढ़ चुके दोस्तों। इसके बाद आते हैं कम्बाला त्यौहार जो है ये हमारा कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में मनाया जाता है। ये एक तरह का मेला है। इसमें भैंसा दौड़ होती है दोस्तों। क्या होती है? भैंसा दौड़ होती है। इसमें भैंसों की दौड़ की जाती है।
भैंसों की दौड़ की जाती है। इसकी समय की बात करते हैं दोस्तों, इस समय हमारा दिसंबर या जनवरी के मध्य मनाया जाता है यह कम्बाला त्यौहार, दिसंबर या जनवरी के मध्य। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। कम्बाला कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में भैंसा दौड़ होती है, वही कम्बाला है, दिसंबर या जनवरी के मध्य मनाया जाता है। अब आगे आते हैं, फेमस है ये दोस्तों, फेमस त्यौहार है, इसको सब लोग जानते होंगे, ओणम। ओणम भी हमारा कहाँ पे? केरल में मनाया जाता है। इसके समय या अवसर की बात करते हैं तो ये नई फसल के आगमन पर अगस्त में मनाया जाता है। नई फसल के आगमन पर अगस्त में मनाया जाता है यह ओणम त्यौहार। इसमें होता क्या है दोस्तों? इसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। दोस्तों हम लोग अक्सर टीवी सीरियल्स में देखते हैं, नौका दौड़ होती है। केरल का फेमस त्यौहार जो मनाया जाता है ओणम, उसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। इसमें कई आदमी एक एक नाव में बैठकर नौका दौड़ का कंपटीशन करते हैं दोस्तों, कौन नौका दौड़ में प्रथम आएगा। और एक एक नाव में कई कई मनुष्य बैठ जाते हैं, सीरियस और सभी लोग नाव को चलाते हैं चापू से अपने। तो ये नौका दौड़ हमारी ओणम त्यौहार पर होती है, नई फसल के आगमन पर होती है। कहाँ पे होती है? केरल में, इतना याद रखेंगे। इसके बाद आता है दही हांडी। दोस्तों फेमस है ये भी, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है दही हांडी। महाराष्ट्र में कृष्ण जन्माष्टमी में दही हांडी का त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में। बैलगाड़ी दौड़ की बात करते हैं दोस्तों, तो बैलगाड़ी दौड़ जो त्यौहार है वो महाराष्ट्र में ये भी मनाया जाता है। बैलगाड़ी से दौड़ की जाती है दोस्तों, बैलगाड़ी की दौड़ यानी कंपटीशन होती है, बैलगाड़ी की रनिंग कंपटीशन। इसके बाद आता है गणेश महोत्सव। तो ये भी हमारा गणेश महोत्सव भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये गणेश महोत्सव बहुत ही, अब तो काफ़ी राज्यों में मनाया जाने लगा है, लेकिन मुख्य त्यौहार वो महाराष्ट्र का ही है, गणेश महोत्सव। यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये भी याद रखेंगे, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक महोदय जो थे, उनके द्वारा यह त्यौहार यानी गणेश महोत्सव को प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र का यह मुख्य त्यौहार है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा गणेश महोत्सव भी समाप्त हो गया दोस्तों। यहाँ से हमारे इम्पोर्टेंट मेले तो समाप्त होते हैं, लेकिन हम लोग अभी हाल ही में 2019 में कुंभ मेला हुआ था, उससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में। तो कुंभ मेले के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों, कुंभ मेले के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसकी कुंभ मेला, अगर कुंभ की बात करें तो इनकी अगर संख्या की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पे कुंभ मनाया जाता है? तो ये हमारा 4 जगह पर मेला मनाया जाता है कुंभ का। कहाँ पे? पहला हो गया हमारा हरिद्वार, यानी हरिद्वार में गंगा नदी पर हरिद्वार में मनाया जाता है। प्रयागराज में बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ पर संगम है प्रयागराज में, वहाँ पर बहुत ही भव्य प्रदर्शन किया जाता है कुंभ मेला का। नासिक में गोदावरी में मनाया जाता है, गोदावरी नदी में, नासिक में। और उज्जैन की क्षिप्रा नदी में यह कुंभ मेला लगता है दोस्तों। तो ये 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है, इनको भी याद रखेंगे दोस्तों, इनसे संबंधित प्रश्न बन सकता है। उसमें आ जाएगा कहाँ पर नहीं मनाया जाता, उसमें से ऑप्शन 1 दिया होगा जिसमें नहीं मनाया जाता, इतना याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब आगे आते हैं, प्रयागराज कुंभ में इस बार क्या क्या प्रदर्शन हुआ था, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है यूपी टेट में खासकर, तो इसे याद रखेंगे। प्रयागराज कुंभ की यानी अर्ध कुंभ था इस बार, उसकी बात करते हैं। तो इसके समय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका समय 15 जनवरी से 4 मार्च 2019 तक मनाया गया। 15 जनवरी मकर संक्रांति से 4 मार्च तक मनाया गया था, यानी शिवरात्रि तक यह मेला चला था। और इसमें शाही स्नान हो गए थे दोस्तों। इसमें शाही स्नान कौन कौन से थे? 6 शाही स्नान थे। कब कब थे शाही स्नान, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अगर इनसे क्वेश्चन आ जाता है तो उनको हम कर सकेंगे। पहला स्नान था दोस्तों 15 जनवरी को। कब था दोस्तों? 15 जनवरी को, मकर संक्रांति थी इस बार, यानी 2019 में। तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति के लक्ष्य में तब शाही स्नान, पहला शाही स्नान हुआ था 15 जनवरी को। उसके बाद 21 जनवरी को हुआ था दोस्तों पूष पूर्णिमा को, पूष मास की पूर्णिमा को 21 जनवरी को दूसरा शाही स्नान हुआ। तीसरा शाही स्नान की बात करते हैं तो 4 फरवरी को मौनी अमावस्या के लक्ष्य में, मौनी अमावस्या के दिन 4 फरवरी को तीसरा शाही स्नान हुआ था दोस्तों। अब 10 फरवरी को हमारा बसंत पंचमी थी, तो 10 फरवरी को चौथा शाही स्नान। 19 फरवरी को माघ पूर्णिमा थी, माघ पूर्णिमा के लक्ष्य में शाही स्नान, 5वां शाही स्नान 19 फरवरी को हुआ था। उसके बाद 4 मार्च को शिवरात्रि के दिन लास्ट यानी अंतिम शाही स्नान 4 मार्च यानी शिवरात्रि के दिन हुआ था दोस्तों। तो ये हो गया हमारा शाही स्नान, 6 के 6 कब कब हुए थे पढ़ा हमने। तो इस तरह से कुंभ मेला भी समाप्त होता है दोस्तों। यहाँ से हमने क्षेत्रीय चित्रकला और
त्यौहार तथा मेलों के बारे में पढ़ा दोस्तों। तो यहाँ से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड दोस्तों, उसका उत्तर आपको तुरंत दिया जाएगा। सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूजे पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन को दबाने से होगा हमारा सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, नए अंदाज में। जय हिंद।